નમસ્કાર, આપણું ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम हिंदुस्तान की मूर्धन्य वीरांगना के रूप में लिया जाता है। सन 1943 में जब नेताजी सुभाष ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज में स्त्रियों की एक रेजिमेंट बनाने का विचार किया, तब उसका नाम रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया। संयोग ऐसा हुआ कि इस रेजिमेंट की पहली कमांडर भी कर्नल लक्ष्मी स्वामीनाथन ही बनी। थोड़ा सहानुभूति से देखा जाए तो लगेगा कि विधाता ने रानी लक्ष्मीबाई के भाग्य में सुख केवल नाम को ही लिखा था, बाकी तो दुखों और विपत्तियों के पहाड़ ही खड़े कर दिए थे। उतनी विकट परिस्थितियों में लक्ष्मीबाई किस प्रकार इतना यश अर्जित कर पाई, यह आश्चर्य की बात है। मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का माता पिता द्वारा रखा गया नाम मणिकर्णिका और प्यार से बुलाने का संक्षिप्त नाम मनुबाई था। उसके पिता मोरोपंत पेशवा बाजीराव द्वितीय के आश्रित एक दरबारी थे। उनकी पत्नी भागीरथी बाई एक धर्मपरायण महिला थी। बाजीराव द्वितीय के कोई संतान नहीं थी, इस कारण अंग्रेजों ने उनका राज्य छीन लिया और उन्हें एक नियत पेंशन दे दी। तब पेशवा पूना छोड़कर कानपुर से पास बिठूर में आकर रहने लगे। उसी समय मोरोपंत पेशवा का आश्रय छोड़कर वाराणसी चले गए। वहीं 19 नवंबर 1835 को भागीरथी बाई ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम मणिकर्णिका रखा गया। जब मणिकर्णिका यानी मनुबाई 4 वर्ष की थी, तभी उसकी माता भागीरथी बाई की असमय में मृत्यु हो गई। मोरोपंत की तो दुनिया ही उजड़ गई। पुत्री का पालन पोषण करना उनके अकेले की जिम्मेदारी हो गई। तब वह पुत्री को साथ लेकर फिर पेशवा की शरण में आ गए। नाना साहब की धर्म बहन। पेशवा के अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने 2 बालकों को गोद लिया था, एक नाना साहब ढूंढीराज पंत और दूसरे राव साहब। परंतु अंग्रेज सरकार ने इस गोद लेने की प्रक्रिया को माना नहीं। मोरोपंत को इन दोनों बालकों की शिक्षा का काम सौंपा गया। एक ही हवेली में साथ रखकर पलने के कारण मनुबाई नाना साहब की धर्म बहन ही बन गई। मनु की शिक्षा दीक्षा नाना साहब और राव साहब के साथ ही हुई। साधारणतया बालिकाओं की शिक्षा बालकों से भिन्न होती है, परंतु यहाँ वैसी सुविधा नहीं थी। जो कुछ नाना साहब और राव साहब सीखते पढ़ते थे, वही मनु भी सीखती पढ़ती थी। वह पोशाक भी लड़कों की सी ही पहनती ही। उसने घुड़सवारी करना और शस्त्र चलाना भी सीखा और उनमें दक्ष हो गई। वह बहुत सुंदर थी, इसलिए उसका एक नाम छबीली भी पड़ गया था। उसमें अपार ऊर्जा थी, हास उल्लास उसके रोम रोम से फूटा पड़ता था। वह जहां पहुंच जाती वहीं वातावरण में नई जान सी पड़ जाती थी। बेमेल विवाह। यह खेलकूद और निश्चिंता का काल केवल 7 वर्ष की आयु तक रहा। मोरोपंत को उसके विवाह की चिंता पड़ गई। इन दिनों न केवल बाल विवाह की कुप्रथा प्रचलित थी, अपितु वर्ग के उच्च कुल और पद प्रतिष्ठा पर इतना ध्यान दिया जाता था कि उसकी आयु और स्वास्थ्य पर दृष्टि ही नहीं डाली जाती थी। इसे पिता मोरोपंत की हृदयहीनता ही कहना चाहिए कि उन्होंने 13 वर्ष की मनुबाई का विवाह झांसी के बूढ़े राजा गंगाधर राव से कर दिया था। रानी बनने का योग। हुआ यह कि झांसी के राजा गंगाधर राव की रानी का देहांत हो गया। राजा साहब की कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा से वह दोबारा विवाह करना चाहते थे। ऐसे कार्यों में पंडित पुरोहित बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। झांसी के राज पुरोहित तात्या दीक्षित एक बार बिठूर गए। वहां मोरोपंत ने उन्हें अपनी बेटी मनुबाई की जन्म पत्री दिखाई। तात्या दीक्षित ने जन्मपत्री और कन्या दोनों को देखने के बाद कहा कि मनुबाई की जन्मपत्री में तो उसके रानी बनने का योग है। उनके मन में गंगाधर राव से मनुबाई के विवाह का विचार आया था। जन्मपत्री में क्या योग था यह तो भगवान ही जाने, परंतु दीक्षित जी के मन में यह जोड़ तोड़ थी कि इस प्रस्ताव को तो न गंगाधर राव टाल सके और न मोरोपंत। कुछ लोगों का कहना कि उस समय मनुबाई की आयु 13 वर्ष थी, परंतु कुछ अन्य विवाह के समय मनुबाई की आयु कुल 7 वर्ष की बताते हैं। पुत्र का जन्म और मृत्यु।
विवाह सन 1848 या सन 1842 में हुआ। गंगाधर राव के स्वास्थ्य को देखते हुए संतान की आशा कम ही थी, फिर भी सन 1851 में मनुबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म पर राजमहल में बहुत आनंद मनाया गया, परंतु बालक आनंद राव बहुत दुर्बल था। वह जैसे तैसे केवल 3 महीने जीवन की गाड़ी खींच पाया और उसके बाद मामूली से ज्वर में ही चल बसा। लक्ष्मीबाई और राजा साहब दोनों के लिए यह भीषण आघात था। राजा साहब ने और संतान की आशा न होने के कारण एक बालक दामोदर राव को गोद ले लिया। उनका विचार था कि उनके पश्चात वही उनके राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, परंतु अंग्रेजी सरकार ने दामोदर राव की गोद लिए जाने को मान्यता नहीं दी। गंगाधर राव का स्वास्थ्य पहले ही ठीक नहीं था, अब नई चिंताओं के कारण दशा और बिगड़ गई। दत्तक पुत्र और झांसी के राज्य को विवादग्रस्त छोड़कर सन 1853 में राजा गंगाधर राव परलोक सिधार गए। विपत्ति पर विपत्ति। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई पर संपत्ति और विपत्तियां इतने विद्युग वेग से टूटी कि उसे उन्हें हृदयंगम करने का मौका ही नहीं मिला। पेशवाओं की हवेली में पली होने पर भी मनुबाई राजघराने की नहीं थी। बड़ी आयु के राजा से विवाह करने के कारण वह झांसी राज्य की रानी अवश्य बन गई थी, परंतु शासन सत्ता राजा के हाथ में थी और रानी की स्थिति भी सम्मानित दासी से कुछ भिन्न नहीं रही थी। परंतु गंगाधर राव के देहांत के बाद राजमाता के रूप में शासन की वास्तविक सत्ता उसके हाथ में आ गई, जिसके साथ धन और मान दोनों जुड़ गए। विपत्तियां भी ढेर थी। पहले पुत्र की मृत्यु, फिर पति की मृत्यु। उसके बाद गोद लिए पुत्र दामोदर राव के उत्तराधिकारी को अंग्रेज सरकार द्वारा अस्वीकार किया जाना। महाराज्यपाल डलहौजी ने यह अनीति चलाई थी कि पूरे हिंदुस्तान में जहां भी अंग्रेजों का बस चलता हो, जो भी राजा या जागीरदार निसंतान मर जाए, उसकी गोद ली हुई संतान को उसकी संपत्ति पर उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा और वह राज्य या जागीर अंग्रेजी राज्य में मिला ली जाएगी। आंसू पोंछने के लिए नाम मात्र की पेंशन दे दी जाएगी। इस प्रकार कई राज्य और जागीरें कंपनी ने हथिया ली थी, जिनके कारण बड़ा असंतोष फैला था और अंत में सन 1857 का देशव्यापी संग्राम हुआ था। इधर अंग्रेज सरकार से यह विवाद चल ही रहा था कि गंगाधर राव के एक संबंधी सदाशिव नारायण राव ने स्वयं को झांसी का राजा घोषित कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने तुरंत कार्यवाही की और सदाशिव नारायण राव के किले पर चढ़ाई करके उसे बंदी बना लिया। इससे रानी की धाक जम गई। नत्थे खां की हार। ओरछा के सरदार नत्थे खां ने यह समझ कर ली, अबला रानी मेरा क्या मुकाबला कर सकेगी। 10,000 सेना लेकर झांसी पर चढ़ाई कर दी, परंतु रानी लक्ष्मीबाई ने जमकर उसका मुकाबला किया और नत्थे खां को भारी हानि उठाकर वापस लौटना पड़ा। तब उसने जाकर अंग्रेजों के कान भरे और उन्हें रानी के विरुद्ध कार्यवाही करने को उकसाया। अंग्रेजों ने राज्य छीना। अंग्रेज सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि झांसी का राज्य अंग्रेजी राज्य में मिलाया जा रहा है। रानी ने महाराज्यपाल के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और कहा, झांसी मेरी है, मैं उसे कदापि नहीं दूंगी। परंतु जिसकी लाठी उसकी भैंस। न्याय से अंग्रेजों ने बलपूर्वक झांसी पर अधिकार कर लिया। कोषागार पर कंपनी के ताले लगा दिए गए। रानी लक्ष्मीबाई अपने महल कैदी की सी स्थिति में रहने लगी। उन्होंने महाराज्यपाल से लिखा पढ़ी की, परंतु पतनाला जहां का तक रहा। झांसी के किले पर अंग्रेजों का झंडा लहराने लगा। रानी खून का घुट पीकर रह गई और अवसर की प्रतीक्षा करती रही। सन 1857 का विद्रोह। कुछ समय बाद शुरू हुआ सन 1857 का विद्रोह, जिसमें नाना साहब, राव साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे आदि सक्रिय नेता थे। 4 जून 1857 को झांसी में अंग्रेजों की देसी सेनाओं ने विद्रोह कर दिया और किले पर अधिकार करके उसे रानी लक्ष्मीबाई को सौंप दिया। रानी लक्ष्मीबाई की बचपन की शिक्षा दीक्षा उस समय काम आई। उसने झांसी के शासन और सेना की कमान संभाल ली। उन दिनों हिंदू और मुसलमानों में वैमनस्य नहीं था। रानी की सेना में गाउस खां और खुदा बख्श जैसे तोपची थे, जिन्होंने जी जान से रानी की सेवा की। अंग्रेजों ने यूरोद नामक सेनाध्यक्ष को झांसी के किले पर फिर अधिकार करने का दायित्व सौंपा। अंग्रेजों की सेना झांसी की सेना की तुलना में बहुत बड़ी थी और उनके
सशस्त्र बहुत अच्छे थे। फिर भी रानी के बुंदेले सैनिकों ने उन्हें नाकू चने चबदा दिए। यूरोज को भारी नुकसान उठाकर पीछे हटना पड़ा। किले की तोपों ने सैकड़ों शत्रुओं को रणभूमि में सदा के लिए सुला दिया था। फिर भी रानी की स्थिति सुदृढ़ नहीं थी। किले को शत्रु सेना ने घेरा हुआ था। अंग्रेजों को नई सेना और युद्ध सामग्री जुटा पाने की सुविधा थी। किले में गिरी रानी को यह सुविधा प्राप्त नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई की आगे की कहानियां सुनने के लिए कल देखें। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।